नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 24 अप्रैल को सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए। अब सीआरपीएफ के 25 जवानों के हत्यारों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ और राज्य की पुलिस के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में कल 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक इन चारों नक्सलियों ने सुकमा के बुरकापाल में हुए नक्सली हमले में शामिल होने की बात स्वीकार भी की है। हालांकि हमले का मास्टरमाइंड नक्सली हिडमा अब भी सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर है। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर डिवीजन से जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वही क्षेत्र है जहां हमारे जवानों पर नक्सली हमला हुआ था। बस्तर छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है। अब तक आपने सुकमा अटैक को लेकर जितनी भी रिपोर्ट्स देखी हैं, वो सिर्फ सतह तक ही पहुंच पाई थी, बहुत ही सुपरफिशियल थी। लेकिन हमने इस पूरी समस्या की जड़ों तक जाने की कोशिश की है। ध्यान से देखिए आप इस रिपोर्ट को। देश में फैल रहे नक्सलवाद वाले कैंसर के पीछे कौन है? कौन है जो भोले भाले आदिवासियों को सुरक्षा बलों के खिलाफ बंदूक थमा रहा है? कौन है जो नक्सलियों के खिलाफ अपनी जान दांव पर लगाने वाले सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा है? कौन है जो देश में नक्सलियों को ताकतवर बना रहा है? आज इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। वो इलाका जहां के जंगलों में नक्सलियों का एक छत्र राज चलता है, जहां के वीरानों में या तो जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती है या फिर गोलियों की गूंज। ऐसे इलाकों में या तो नक्सली दिखाई देते हैं या फिर सुरक्षा बलों के जवान। लेकिन इस बार हमने फैसला किया कि हम बस्तर के इन्हीं घने जंगलों में जाकर नक्सलियों और उनके चाहने वालों का सर्च ऑपरेशन करेंगे। काम बेहद मुश्किल था, लेकिन हमारा मकसद था आपको उस सच के बारे में जानकारी देना जो सफेद कपड़ों की आड़ में छिपकर नक्सलियों के काले इरादों को कामयाब बना रहा है। ये नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का प्रमुख गणपति है। 1 करोड़ की इनामी राशि वाला ये देश का सबसे बड़ा और खूंखार नक्सली है। इसकी एक फौज है जिसमें इसके जैसे 4 और टॉप नक्सली कमांडर हैं, जिन पर 1-1 करोड़ का इनाम है। नक्सलियों के टॉप कमांडर्स की ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे नक्सली भारत की जमीन में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। इन तस्वीरों में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले 1 करोड़ से लेकर 5 लाख तक के इनामी नक्सल हैं। यह हिडम्मा है जिसने हाल ही में अपने 300 साथियों के साथ सुकमा में सीआरपीएफ पर हमला किया था, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे। कैसा हो सकता है कि इस देश में कुछ लोग पैरेलल सत्ता चलानी शुरू कर दें? मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो खूंखार लोग हैं जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम है और जिन्होंने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर अपनी पूरी एक सेना तैयार की हुई है। मेरे साथ इस वक्त बस्तर के डीआईजी सुंदर राज पीजी हैं। सर, सबसे पहले तो हम जिन इन नक्सलियों को देख रहे हैं, वजह क्या है सर? ये काबू में आ क्यों नहीं पा रहे? 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है इनके ऊपर और खुलेआम जिसको चाहे जब चाहे मारते हैं। फोर्स के लोगों को मारते हैं, मासूम जो आदिवासी हैं उनको मारते हैं। बस्तर क्षेत्र में विगत 3-4 वर्ष में काफ़ी अच्छा एंटी नक्सलेट ऑपरेशन संचालित किए गए थे। उसके परिणाम स्वरूप काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी हमको मिला है। इस टाइप का 1-2 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेकिन इस इंसिडेंट्स के कारण से मतलब फोर्स बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। अपना मोर्चा में हर एक जवान, हर एक अधिकारी इस लड़ाई को लड़ने के लिए अभी भी पूरा मनोबल के साथ लड़ाई लड़ने के लिए पूरा तैयारी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक नक्सलियों के असली मास्टरमाइंड सिर्फ ये कमांडर्स नहीं, बल्कि वो सफेद पोस्ट टॉप कमांडर्स हैं जो बंदूक से नहीं बल्कि अपनी विचारधारा और मानवाधिकार के नाम पर बंदूक पकड़े नक्सलियों का सहारा बन रहे हैं।
नक्सल प्रभावित इलाकों में सामाजिक कार्य की बात करने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जो खुलेआम नक्सली हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं। तो गलत है ना मैम? देखिए, बार बार ऐसे मत बोलिए। आप सोशियोलॉजिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हिंसा का जन्म कैसे होता है। हिंसा गलत है, गलत है। अगर आप मजबूर में, आप भूखे हैं, आप नंगे हैं, आपके घर के लोग मारे जा रहे हैं, आपके किसी के घर में बलात्कार हो रहा है, तो हो सकता है आप भी हिंसा आगे, अभी आपके सामने एक सांप आएगा, हो सकता है आप उठ के ये पत्थर लेके उसको मारेंगे। आप अपने बचाव के लिए आप करेंगे। हिंसा किसी भी, मैं नहीं मानती हूँ किसी भी मनुष्य के लिए। कश्मीर में भी वो लोग सूफीज़म में मानते थे, इसलिए मैं 1989 तक उन्होंने भी हिंसा नहीं की थी। नागालैंड में उन्होंने 19th सेंचुरी से वो लोग ब्रिटिशर्स के सामने लड़ते रहे अहिंसक तरीके से। 1947 के बाद भी वो हमारे देश के सामने के भी जो लीडर्स थे उनके सामने में भी वो अहिंसक तरीके से अपनी बात रखते रहे। जब 1957 में वहाँ पे आर्म्ड आसाम राइफल्स भेजा गया, तब उन्होंने अपने अंडरग्राउंड दस्ते बनाए। इसीलिए लोगों को हिंसा के लिए मजबूर किया जाता है हमारे सिस्टम में। मैं सिर्फ, मेरा सवाल सिर्फ सीधा है कि अगर हम माओवादियों को या कश्मीर के आतंकवादियों को जस्टिफाई करते हैं कि ये बुरी हालत में थे, इसलिए इनके साथ बड़े अत्याचार हुए, इसलिए उन्होंने उठा लिया, तो क्या फिर हम ISIS और अलकायदा को भी जस्टिफाई करें, तालिबान को भी जस्टिफाई करें कि उनके साथ भी उनके धर्म के साथ में या उनके साथ में चीज़ें खराब हो रही थी इसलिए उन्होंने हथियार उठा लिए? फिर तो सब जस्टिफाई हो जाएंगे। मेरा सवाल सीधा ये। नहीं, मैं उस तरह का जनरलाइजेशन मैं नहीं करना चाहूँगी, ना ही मेरा उन सब पर स्टडी है। मेरा जिस पे स्टडी है मैं उसी पर कहना चाहूँगी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है। बेला भाटिया जैसे कुछ और लोग भी हैं जो नक्सलियों की हिंसा को जायज बताने के अलावा सुरक्षा बलों पर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बस्तर के आदिवासी सुरक्षा बलों से नहीं, नक्सलियों से त्रस्त हैं। फोर्स क्या आपके ऊपर अत्याचार करती है यहाँ पे? क्या आपको मारती पीटती है? नहीं तो सर, ऐसी तो हमको कुछ नहीं कभी नहीं किया है। तो जब तक नहीं किया है, और उस बात को आपको हम बोल देंगे कि हमको फोर्स आके धमका चमका कर रहा है, नहीं तो डरा धुपा कर रहा है, तो ये बात ने हमको कभी नहीं किया है। मेरे जो सहयोगी है, जरा थोड़ा सा इर्द गिर्द दिखाइए। कोई इनके आगे पीछे बंदूक नहीं लगी हुई है और कोई पैसा तो नहीं दिया आपको किसी ने बोलने के लिए? नहीं सर, ऐसी नहीं। ये तस्वीर मैं इसलिए बोल रहा हूँ और ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तुलसीराम जैसे लोगों को हम देश के सामने रखते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि साहब ज़बरदस्ती बुलवाया था। कुछ कहते हैं कि ऐसे लोगों को पैसा दे के बुलवाया था। ऐसे लोगों को सच सुनना असल में कड़वा लगता है। सच्चाई वो जानबूझकर सामने आने नहीं देना चाहते। ना किसी से हम पैसा लेते भी नहीं हैं भाई, हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। हमारे बाप पुरह दादी से मतलब हमारे ज़मीन बाड़ी है, हम तो सारों आदमी को हम कमा के हम खिला सकते हैं। लेकिन जो आदिवासी सच बोलता है उसे नक्सली अपनी गोली से शांत कर देते हैं या फिर उसके ऊपर नक्सलियों का समर्थन करने का दबाव बनाया जाता है। कुछ वक्त पहले नक्सल प्रभावित कुम्माकोलेंग गांव के लोगों ने शिकायत की कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर अर्चना प्रसाद और नंदिनी सुंदर ने उनको नक्सलियों का साथ देने के लिए न सिर्फ उकसाया बल्कि उन्हें धमकाया भी। उन लोग के साथ अच्छा मिल के रहो, उधर अंदर वाले से कैंपा नहीं चाहिए, तुम्हारा भी बच्चे को ऐसी पूरा खराब हो जाएगा बोल के, बेइज्जती बलात्कार हो जाएगा बोल के बोल। हम पागल नहीं हैं कि हम ऐसे चीज़ बोलेंगे। क्या आपको पता है ये कौन लोग हैं? पता नहीं कौन है, तो हम लोग पत्रकार हैं बोले डिनाई नहीं करते कि हम उस गांव में गए थे। वो तो पत्रकार हैं बोल के आए थे सर, दिल्ली के हैं बोले। तो लेकिन लोग थे कौन? पता नहीं सर, हम लोग देखे रहने तो पता चलेगा। तो गाड़ी में आए रे। इन गांव वालों के चेहरे हमने इसलिए छुपाए ताकि नक्सलियों से इनकी जान को खतरा ना हो। लेकिन बस्तर क्षेत्र में अब कई लोग ऐसे हैं जो खुलकर नक्सलियों और उनके समर्थकों के खिलाफ अब सामने आ रहे हैं। चेहरे से लग रहा है आपको? नहीं, किससे डरे? हमसे डरे? नहीं डरे थे सर। नहीं डरे थे सर। नक्सलियों से डरे? नहीं, कुछ नहीं डरते हैं सर। हम क्या के लिए डरते हैं? सब आदमी वही का खून नहीं, उसका आदमी है, उसका जानवर है, उसका बात व्यवहार सब सही है, हम क्या के लिए डरते हैं? बस्तर में नक्सल पीड़ितों का कहना है कि जो भी अफसर नक्सल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता है उसे आदिवासियों पर अत्याचार करने और मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में फंसाकर इस जगह से हटवा दिया जाता है। साल 2016 में 125 से ज्यादा नक्सलियों को मारने और लगभग 2000 नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस के IG SRP कल्लूरी को इसी का भुक्तभोगी बताया जाता है।
सर आपकी लड़ाई मुश्किल किससे ज़्यादा है, वो जो सामने बंदूक लेके खड़ा हुआ है या वो जो आपका मनोबल तोड़ने में लगा हुआ है? किस तरीके के चैलेंजेस आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है? ये बात सही है, मतलब फोर्सेस को अंदर जो आर्म्ड नक्सल कैडर्स के साथ भी लड़ना पड़ रहा है, साथ साथ कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बाकी लोगों को मतलब एक भ्रमित जानकारी है फोर्सेस के बारे में, एक गलत फीडबैक देने के लिए फोर्सेस के बारे में कभी कभी अट्रोसिटीज़ का झूठा आरोप लगाने का, और उनकी नक्सलाइट का जो विचारधारा है उसका मतलब ज़्यादा बढ़ चढ़ा कर या उनका एक हीरोइज्म के रूप में उसका प्रेजेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब दोनों फ्रंट में मतलब पुलिस को लड़ना पड़ रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को लड़ना पड़ रहा है। फोर्सेस इससे थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है, कभी भी मतलब फोर्सेस के खिलाफ इस टाइप का अनाप शनाप एलिगेशन लगाते हैं, फोर्सेस को डिमोरलाइज होते हैं। मैं ये बात को भी स्पष्ट करना चाह रहा था, मतलब नक्सलाइट और उनकी ओवरग्राउंड एक्टिविस्ट है, अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को भी बदनाम करने के लिए भी मतलब पीछे नहीं करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह कि एक तरफ नक्सली सरकारी स्कूलों को तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अपने स्कूल खोलकर देश विरोधी किताबें पढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये किताबें इनके पास कहां से आ रही हैं? नक्सली सरकारी स्कूलों को तोड़ रहे हैं और अपने स्कूल बना रहे हैं, और इन स्कूलों में जो शिक्षा दे रहे हैं वो देश के खिलाफ, भारतीय फोर्सेस के खिलाफ बाकायदा एक एजेंडा बना करके दी जा रही है। मेरे हाथ में एक ऐसी किताब है जो कि नक्सलियों के स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जा रही थी। सुब्बाराव हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, बस्तर में काफ़ी लंबे वक्त से नक्सली इलाके पे काम कर रहे हैं। सुब्बाराव, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये किताब क्या है और ये भारत को लेकर, उसकी फोर्सेस को लेकर के क्या कहती है, नक्सलियों की क्या विचारधारा बताती है? बिल्कुल सही कहा आपने राहुल जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दंडकारण्य जनताना सरकार, मतलब ये अपनी समानांतर सरकार की बात करते हैं। जनताना सरकार का तात्पर्य है जनता का सरकार। ये जनता को ऐसी बातें करके अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, और ऐसी बातों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के जो आश्रम हैं, जहाँ प्राइमरी स्तर के, मिडिल स्तर के जो अंदरूनी क्षेत्रों में आश्रम हैं, एक और तो ये लोग उन आश्रम भवनों को उड़ाकर उन बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखने का प्रयास करते हैं, और दूसरी ओर ये अपनी शिक्षा उनको देना चाहते हैं, अपनी हिंसा, क्रांति और खोखली बातें उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं। यानी इस किताब में बच्चों को ये बताया जा रहा है कि जो नक्सली मारा गया वो क्रांतिकारी था। वो क्रांतिकारी था, वो आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ है। ये बताते हैं कि अभी तक हम गुलाम हैं, ऐसी शिक्षा ये आने वाली पीढ़ी को देने का प्रयास कर रहे हैं। देश के खिलाफ साजिशें रचने वाले इन लोगों की गतिविधियों पर गौर करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि इनका मकसद ही देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना है, लोकतंत्र को कमजोर करना, गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना और अपना एजेंडा चलाना है। नक्सलियों, आतंकियों और देश को खंडित करने वाले देश विरोधी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जनता इन्हें अच्छी तरह पहचानती है। लोकतंत्र और भारतीयता के लिए दीमक की तरह पैदा हो चुके उन लोगों पर भी नजर रखना जरूरी है जो सफेद कपड़े पहनकर नक्सलियों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। यहाँ से पखनार इधर जाना है, सिखाए हुए तरीके से पखनार में डिवोसिंग होके। नक्सली यहाँ पहुंचकर गांव के किसी भी आदमी का गला रेत देते हैं, ये कहकर के कि वो पुलिस का मुखबिर था। पैरों से कुचलकर, पत्थरों से कुचल करके किसी भी आदमी की हत्या कर दी जाती है गांव के आदमी की, ये कहकर के कि ये पुलिस का मुखबिर था। कभी कोई मानवाधिकार वाला, कभी कोई एनजीओ वाला, कभी कोई दिल्ली में बैठा व्यक्ति उस आदमी के जिसे नक्सलियों ने मारा था मानवाधिकार की बात नहीं करता है। कभी कोई आदमी किसी नक्सली के विरोध में मानवाधिकार संगठन जाकर के दरवाज़ा नहीं खटखटाता है कि अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कम से कम कोई काम करे। तो ये दिल्ली में हर किसी को समझना होगा। हमारी भी लिमिटेशंस है, शायद बोलते हुए सोचना पड़े, लेकिन वो सब संवैधानिक पीठ जिनके हस्तक्षेप से बहुत कुछ हो सकता है, और मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो शायद फोर्स कभी कभी मजबूर हो जाती है, उन्हें सोचना पड़ेगा, उन्हें यहाँ के हालात देखने पड़ेंगे और उन लोगों की आवाज़ को सुनना बंद करना पड़ेगा जो बार बार जानबूझकर यहाँ खड़े होकर ये बता रही हैं कि फोर्स अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि ये सारा काम नक्सली कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं।